Chinese economy part 2. Welcome back everyone to Discover Knowledge. मेरा नाम है ईशा. Friends, this is the last and not the least portion and last part of this particular important topic जो कि Chinese economy से related है. Very important topic from all points of view. ठीक है, इसीलिए हम इसे इन डेप्थ पढ़ रहे हैं, थोड़ा टाइम लगा कर पढ़ रहे हैं. इसीलिए मैं चाहूँगी कि आप पिछली वाली जो वीडियो है, जो फर्स्ट पार्ट है इस चाइनीज़ इकोनॉमी का जो हमने बिगिन किया था, उसे भी देखें. नहीं देखा है, आई विल बी प्रोवाइडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वो देख लेना. उसके अलावा प्लीज़ 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 वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. क्लियर. आगे बढ़ते हैं. हमने पिछले पार्ट तक पढ़ा था सोवियत मॉडल चाइना ने अपनाया, उसके बाद उसकी इकॉनमी बढ़ी, पॉपुलेशन भी बढ़ी, तो एक कह सकते हैं सप्लाई और डिमांड का जो गैप है वो ख़त्म होता चला गया. एंड डिमांड सप्लाई का जो कह सकते हैं ना एक गैप होना चाहिए, ताकि एक अगर आपकी सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम हो रही है तो दैट मीन्स आपके पास इनफ सफिशेंट रिसोर्सेज हैं अपनी सिटीजन्स को फीड करने के लिए. लेकिन यहाँ चाइना में उल्टा हुआ. एंड हम देख सकते हैं कि जियो इनलाइन के लीडरशिप में उन्होंने फोर मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी अपनाई. 1972 ऑनवर्ड्स यूएस के साथ चाइना के रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए. तो जो सेल्फ आइसोलेशन था, चाइना जो अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करता चला गया फ्रॉम द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, वो 1970 ऑनवर्ड्स वो उसने ख़त्म कर दिया. इसके बाद क्या हुआ, ये इसको अगर एक कहानी के तौर पर देखोगे ना तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए. तो इसलिए मैं इसी तरीके से आपको समझा रही हूँ. देखो, चाइना ने अपनी इकोनॉमी जो ओपन करी, जो आइसोलेशन चाइना ने अपना ओपन किया, जो अभी तक सिर्फ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड की तरह नहीं था, जो हर चीज़ सिर्फ कम्युनिस्ट चल रही थी, ठीक है, सिर्फ पब्लिक ओनरशिप था. अब चाइना ने धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इनको ओपन अप करना शुरू किया. लेकिन स्टेप बाय स्टेप, हर चीज़ एकदम से नहीं ओपन करी, स्टेप बाय स्टेप उसकी इकोनॉमी चली. जैसे एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन बिगैन हुआ 1982 में, इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन एस्टैब्लिश हुआ 1998 में. तो ये ईयर जो है आपको पता होने चाहिए कि एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन बिगिन हुआ 1982 और इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन जो है वही बिगैन हुआ 1998 में. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो चाइनीज़ लीडरशिप ने इस टाइम पे बिगिन करी वॉज ओपन डोर पॉलिसी. ओपन डोर पॉलिसी का मतलब क्या है कि आइए, वी आर ओपन, आर इकोनॉमी इज ओपन, आर कंट्री इज ओपन, आर मार्केट इज ओपन. आइए, प्राइवेट कंपनीज आइए, लोग आइए, अपनी इंडस्ट्री सेटअप करिए, दैट इज़, एंड आप भी अर्न करो, हमें भी अर्न करने दो. तो ये ओपन डोर पॉलिसी, और ये किसने इंश्योर करी, ये किसने इनिशिएट करी? डेंग जियोपिंग 1978 में. तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए सारी ही चीज़ें जानना, बहुत इंपॉर्टेंट है. 1 मार्क क्वेश्चन इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बिगिन हुआ 1982 से, इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन बिगिन हुआ 1998 से, ओपन डोर पॉलिसी बिगिन हुई बाय डेंग जियोपिंग इन 1978. और एज अ रिजल्ट चाइना की अब तक जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी वो बनाना चाहता था, अब उसकी जो इकोनॉमी है वो मार्केट इकोनॉमी आ गई कि मार्केट हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए. क्लियर. तो बहुत ज़रूरी है, 1 मार्क पॉइंट से तो पता होना चाहिए आपको. एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये यहाँ पे अगेन, जो ये प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सेल्फ आइसोलेशन ख़त्म हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने फॉर मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी लेकर के आए और ओपन डोर पॉलिसी उन्होंने इनिशिएट करी. तो ये इनका इफ़ेक्ट्स क्या थे, साइड इफ़ेक्ट्स थे, क्या था, दोनों मिक्स था. तो ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़ना ज़रूरी है. तो इट हेल्प चाइना टू ब्रेक फ्रॉम स्टैग्नेशन, जो एक ठहराव, एक कह सकते हैं ना पिछड़े से उसमें चले जा रहे हैं, वो ख़त्म किया चाइना ने बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर प्राइवेटाइजेशन हो गया 1982 में. उसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन और जो रूरल इनकम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई. न्यू ट्रेडिंग लॉज एंड द क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पहली कंट्री वर्ल्ड में जो जिसने एस्टैब्लिश करी, ये एक आइडिया जो लेकर के है वो चाइना थी. तो ये याद रखना है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मतलब वो जहाँ से पूरी मार्केट चलेगी, या आना जाना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वहीं से सारा होगा. तो ये भी उन्होंने इस्टेब्लिश किए एज पर दिस कैपिटलिस्ट, जो उन्होंने कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से अपने लिंक्स इस्टेब्लिश करने शुरू करे, यूएस के साथ एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया, ओपन डोर पॉलिसी लेकर के आए. ये सारी चीज़ें, उससे एग्रीकल्चर बढ़ा, प्राइवेटाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का, उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा, रूरल इनकम बढ़ी,
स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इस्टेब्लिश किए, तो और ट्रेडिंग लॉज नए नए जो ट्रेडिंग रूल्स थे वो नए लेकर के आए। उससे फॉरेन ट्रेड में काफ़ी उनके पास पैसा आने लगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी आने लग गई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली चाइना के पास ज़्यादा है, क्योंकि अब आपने अपनी इकोनॉमी खोल दी तो लोग आएंगे, आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। और फॉरेन रिजर्व्स भी एक कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। ये इफेक्ट्स थे न्यू चाइनीज इकोनॉमी के। नेक्स्ट आते हैं कि ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स, अगर हम इसकी थोड़ी सी नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे कुछ? बिल्कुल थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर इफेक्ट्स हैं तो साइड इफेक्ट्स भी कहीं ना कहीं कुछ तो होंगे, राइट। तो वहाँ पे ऑल्दो जो चाइनीज इकोनॉमी है ग्रेट एक्सटेंट तक ग्रो हो गई, पर हर एक सेक्शन सोसाइटी का, चाहे वो लोग हों, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ हो, लोग खुश नहीं थे। हर एक को वो बेनिफिट नहीं मिल रहा था, उसकी ग्रोथ, जो इकोनॉमी ग्रो हो रही थी उससे हर एक सेक्शन को वो बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी इस नई चाइनीज पॉलिसीज थे? तो पहली चीज़ वॉज अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ वर्क, दिस इज कंडीशन ऑफ वर्क। तो एक फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू था, वैसे भी एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू था, अनएम्प्लॉयमेंट थी, फीमेल एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू था, ठीक है। और साथ ही साथ में जो वर्किंग कंडीशंस थी वो भी लोगों की अच्छी नहीं थी, ठीक है। अब ये डिफरेंस, ये जो हम पढ़ रहे हैं, दिस पर्टिकुलर न्यू चाइनीज इकोनॉमी, ये है जब आइसोलेशन खत्म हो गया, आपने अपने आप को जो पूरा कम्युनिस्ट इकोनॉमी बना रखी थी, अब आपने धीरे धीरे उसको ओपन अप करना शुरू किया एंड कैपिटलिस्ट की तरफ बढ़े, आपने लिंक्स इस्टेब्लिश किए और अपने एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन के लिए ओपन किया, ओपन डोर पॉलिसी लेकर के आए 1978 में, राइट। तो उसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट थी, फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा था, कंडीशन ऑफ वर्क खराब थी, एनवायरनमेंट का बहुत डिग्रेडेशन हो रहा था उस टाइम पे, करप्शन चार्जेस काफ़ी थे लोगों पे, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ काफ़ी सारी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पता होने चाहिए आपको। वहीं अगर हम इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देख लेते हैं, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी कुछ थे, है ना। रीजनली और ग्लोबली, मतलब अपने जो रीजन है साउथ एशिया का रीजन, और वर्ल्ड में भी चाइना की पावर बढ़ गई, इकोनॉमिक पावर बढ़ गई। अपने ट्रेडिंग पार्टनर से उसका एक, मतलब जब अगर आप 2 लोगों के साथ ट्रेड कर रहे हो या 3 लोगों के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो उनमें से अगर आपकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली आपका उन पर ज़्यादा से होगा, दबदबा होगा, राइट, पावर होगी, तो इन्फ्लुएंस उसकी बढ़ गई। एज ए रिजल्ट इट हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स रिलेशंस विद यूएस, रशिया एंड एशिया, राइट। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं इसके। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ओपन डोर पॉलिसी किसने अडॉप्ट करी, कौन सी कंट्री ने अडॉप्ट करी? इट वॉज चाइना। कब अडॉप्ट करी? 1978 में। किसने करी? डेंग जियोपिंग ने। क्लियर? व्हेन डिड चाइना एंटर WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, चाइना ने ज्वाइन किया, वो था 2001 में, राइट। सो दिस इज पिक्चर रिलेटेड क्वेश्चंस जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज इन डिटेल समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये पिक्चर क्वेश्चंस इक्वली इंपॉर्टेंट है जितने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो आई होप यहाँ तक समझ में आया हो आपको। स्टे ट्यून एवरीवन फॉर फर्दर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।